हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने प्रेजेंट किया है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर, जो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं और एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आए हैं और उन्होंने बोला है कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर एक सीरीज स्टार्ट करिए। तो उस पर मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से अगली सीरीज आएंगी। और इसमें हिंदी वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है। ये मैं हिंदी में आपको पूरा रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ इस पर। इसमें मैं काफ़ी सारे वर्ड्स आपको बताऊंगा जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। और इसके बेस पर आप क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बेस है एक्चुअली इंग्लिश का। तो देखते हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स नंबर 1 है। देखिए 3-4 कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। ये मिलते जुलते वर्ड हैं। मेलेडी एक वर्ड है, मेलेडी, और दूसरा वर्ड है मेलोडी, और तीसरा वर्ड है पैरोडी। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है और कई एग्जाम्स में आ चुका है ये। देखिए इसकी स्पेलिंग है MALAD। मेलेडी का मतलब है ये डिजीज, एक बीमारी को बोलते हैं किसी को। अ डिजीज, अ एलमेंट, और एन इनक्योरेबल मेलेडी। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सभी कंफ्यूजिंग वर्ड के एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दिए हैं, सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स भी दिए हैं और सभी वर्ड्स के एंटोनिम्स भी दिए हैं। देखिए मेलेडी का मतलब क्या क्या हो सकता है? इलनेस, ठीक है, सिकनेस, डिजीज, और इन्फेक्शन, और एलमेंट। एलमेंट हम बोलते हैं छोटी मोटी कोई तकलीफ को या बीमारी को, उसको हम बोलते हैं एलमेंट। देखिए ये है एग्जाम्पल सेंटेंस। The chief natural causes that contribute to this malady are called allergens। ठीक है, द चीफ नेचुरल कॉजेज दैट कंट्रीब्यूट टू दिस मेलेडी आर कॉल्ड एलर्जेंस। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। और मेलोडी का तो मतलब आपको पता ही होगा, जैसे मेलोडियस सॉन्ग होते हैं तो वो मेलोडियस सॉन्ग उस सॉन्ग को बोलेंगे जिसकी ट्यून काफ़ी अच्छी है, जिसकी धुन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो मेलोडी का मतलब होता है ट्यून। ठीक है, ही sang a few old fashioned melodies। देखिए ये इसका मतलब है। और पैरोडी का मतलब होता है किसी की नकल उतारना, जैसे नाटक वगैरह में किसी की नकल उतारते हैं, कोई कलाकार किसी पॉलिटिशियंस की नकल उतारता है, किसी लीडर की नकल उतारता है, उसको हम बोलते हैं पैरोडी। ठीक है, एन एसिडिक पैरोडी ऑफ द प्लाइट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ड्रग ट्रैफिकर इन साउथ। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो मेलेडी है, मेलेडी का मतलब होता है डिजीज यानी बीमारी, और मेलोडी का मतलब होता है धुन, और पैरोडी का मतलब होता है सेटायर। सेटायर यानी किसी व्यक्ति की नकल उतारना या उसको इमिटेट करना। तो इस तरह से ये तीनों वर्ड्स अलग अलग सेंसेस में यूज होते हैं। एक वर्ड की जगह अगर मेलेडी की जगह आप मेलोडी यूज करेंगे और मेलोडी की जगह मेलोडी यूज करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस एरर्स में भी ये बहुत काम में आएगा आपके, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, सभी जगह ये एक तरह से बेस है इंग्लिश का, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब देखते हैं दूसरा कंफ्यूजिंग वर्ड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर और POUR। देखिए POUR, पोर, इसका मतलब तो आपको पता होगा। POUR, पोर, पोर का मतलब होता है किसी लिक्विड के सेंस में यूज होता है, किसी लिक्विड को एक एक जगह से दूसरी जगह उड़ेलना या डालना। जैसे जग में से गिलास में पानी डालते हैं, उसको हम बोलते हैं पोरिंग। स्पेशली ऑफ लिक्विड फ्लो, देखिए फ्लो रैपिडली इन ए स्टेडी स्ट्रीम। वाटर पोर्ड ऑफ द रूफ, ये इसके सिनोनिम्स हैं। स्ट्रीम है, फ्लो है, रन है, गश है, और कोर्स है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और ये वाला जो पोर है PORE, पोर, इसका मतलब होता है रीड अटेंटिवली, ध्यान से पढ़ना। पेरूज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में आता रहता है। पेरूज का मतलब भी होता है रीड यानी पढ़ना। और स्क्रूटिनाइज, ये थोड़ा सा अलग सा वर्ड है लेकिन इसका मतलब भी रीडिंग से ही है, पढ़ के कुछ कंक्लूजन निकालना, उसको हम बोलेंगे स्क्रूटिनाइज। वी पोर्ड ओवर द कैटलॉग्स, मतलब हमने कैटलॉग्स को अच्छी तरीके से पढ़ा। इसका एक मतलब ये भी है, ये देखिए, बी एब्जॉर्ब्ड इन द रीडिंग और स्टडी ऑफ समथिंग, ये इसका करेक्ट मीनिंग है। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। माई फ्रेंड स्पेंट आवर्स पोरिंग ओवर, ये इसका सेंटेंस है, एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो इस तरह से इस पोर का एक मतलब छेद भी होता है, जैसे स्किन में जो पोर्स होते हैं उसके लिए भी इस पोर को बोलते हैं, लेकिन वो नाउन है, यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो PORE और POUR, इसमें इस एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल अगर होगा तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से ये, और SSC CGL में भी इस तरह के वर्ड्स बहुत आते हैं। SSC CGL और SSC का जो
CHSL एग्जाम होता है उसमें भी इस तरह के वर्ड्स बहुत आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अफेक्ट और इफेक्ट। इसके बेस पे भी बैंक पीओ में, क्लर्क में काफ़ी सारे काफ़ी सारे सेंटेंसेस आते हैं। देखिए अफेक्ट जो है वो वर्ब फॉर्म है जिसका मतलब है प्रभाव डालना, और इफेक्ट जो है वो नाउन फॉर्म है जिसका मतलब है प्रभाव। ठीक है, देखिए इफेक्ट का जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये नाउन फॉर्म है, और अफेक्ट जो है वो वर्ब फॉर्म है, ये वर्ब फॉर्म है। ठीक है, मतलब जो ईडी लगेगा वो इस वाली फॉर्म में लगेगा, वर्ब फॉर्म में लगेगा, ईडी इस वाली फॉर्म में लगेगा। देखिए नॉट रीडिंग गुड न्यूज पेपर्स अफेक्ट्स योर प्रिपरेशन। इसमें मैंने एस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर नॉट रीडिंग ये सब्जेक्ट है इसका, ये जेरेंट फॉर्म है, जेरेंट फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर मैंने एस लगाया है। स्पेंडिंग मनी केयरलेसली अफेक्टेड, ये मैंने पास्ट टेंस में दिया है। देखिए इसमें ईडी फॉर्म लगा हुआ है, तो ईडी फॉर्म हम किस में लगाते हैं, हमेशा ईडी फॉर्म वर्ब में लगाते हैं, नाउन में नहीं। देखिए हिज बैड कंपनी इज अफेक्टिंग, हिज बैड कंपनी इज अफेक्टिंग हिज प्रिपरेशन। तो सभी तरह के सेंटेंस ले लिए हैं मैंने, ये कंटिन्यूस टेंस है, ये पास्ट टेंस है, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इस तरह से अफेक्ट एक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म अगर लगेगी तो वो अफेक्ट में लगेगी, ईडी फॉर्म लगेगी तो ईडी फॉर्म, एस, ये सारी फॉर्म जो लगेंगी वो अफेक्ट में लगेंगी, इफेक्ट में नहीं, इफेक्ट नाउन है। देखिए अ चेंज दैट इज ए रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और अदर कॉज, द लीथल इफेक्ट्स ऑफ हार्ड ड्रग्स, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, ये सिनोनिम्स हैं इसके, रिजल्ट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, अपसॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम में आ चुका है। अपसॉट का मतलब भी इफेक्ट होता है, आउटकम और रिपरकशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिपरकशंस यूज करते हैं हम किसी गलत काम के जो परिणाम आते हैं उसके लिए हम रिपरकशंस यूज करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, अपसॉट, अपसॉट का मतलब भी इफेक्ट होता है, आउटकम, रिपरकशंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और देखिए कॉज होगा इसका एंटोनिम, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, किसी का इफेक्ट जब आएगा जब उसका कोई कॉज होगा, तो कॉज एंड इफेक्ट ये साथ में जुड़ते हैं दोनों, कॉज एंड इफेक्ट। ही वेस्टेड हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड दिस इफेक्टेड हिज प्रिपरेशन, ये इनकरेक्ट सेंटेंसेज है। इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, अफेक्टेड, इफेक्ट में हम ईडी नहीं लगाते। He wasted his time in the company of his friends and this affected his preparation, ये सेंटेंस करेक्ट है। इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस मैंने इसलिए दिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए और आप किसी भी जगह गलती ना करें, चाहे वो क्लोज टेस्ट में हो, चाहे सेंटेंस करेक्शन में हो, चाहे वो फिलर्स में हो, और सभी जगह ये बेसिक्स पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड नंबर 4, ये है कन्फ्यूजिंग वर्ड नंबर 4। इसमें मैंने 3 वर्ड लिए हैं, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। देखिए एक्सपेक्ट का मतलब तो उम्मीद करना होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आई डू नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर फ्रॉम हिम, तो ये तो बहुत सिंपल है। एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ये है एक्सेप्ट बोलते हैं इसको, एक्सेप्ट मतलब इसको हटा के, नॉट इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग। और इसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है, बहुत यूज होता है, ये बारिंग बोलेंगे इसको, बारिंग नॉट बेरिंग। ठीक है, बारिंग का मतलब होता है इसको छोड़ के, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पेसिफाई एज नॉट इंक्लूडेड इन ए कैटेगरी और ग्रुप। He accepted from his criticism a handful of distinguished writer। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होंगे एक्सक्लूड, omit हटाना, लीव आउट, काउंट आउट, डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, काउंट आउट, लीव आउट, omit, omit का मतलब ही मिटाना या हटाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सक्लूड, ठीक है, इसका नाउन फॉर्म होगा एक्सक्लूजन, और एंटोनिम हो जाएगा इसका इंक्लूड। इंक्लूड के लिए एक वर्ड और है इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब ही इंक्लूड होता है यानी शामिल करना। तो 2 वर्ड मैंने इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया, एक तो बारिंग और एक बताया मैंने इनकॉर्पोरेट। ठीक है, और ये है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, जैसे एडमिट या कंसीड। ही फाइनली एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। तो इस तरह से तीनों वर्ड इस तरह से यूज होते हैं, एक वर्ड की जगह आप दूसरा वर्ड यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड नंबर 5। देखिए ये है कंफ्यूजिंग वर्ड, और इसमें मैंने 2 वर्ड लिए हैं, पहला है एवर्स और दूसरा है एडवर्स। देखिए एडवर्स का मतलब होता है विपरीत या हानिकारक, ठीक है, हार्मफुल या अनफेवरेबल। एडवर्स नॉर्मली इफेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे एडवर्स इफेक्ट, इस चीज के एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे मतलब विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, विपरीत के सेंस में ये एडवर्स वर्ड बहुत यूज होता है। देखिए टैक्सेस आर हैविंग एन एडवर्स
इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। टैक्सेस आर हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन है उस पर टैक्सेस का एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, उस विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ये इसका मतलब है एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, और देखिए इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजियस, ये इसके होंगे आपके सिनोनिम्स। इनऑस्पिशियस, अनप्रॉपिटियस एंड अनफॉर्चुनेट, ये इसके होंगे सिनोनिम्स। और एवर्स का मतलब होता है किसी चीज के विरोध में होना या किसी चीज को डिसलाइक करना। और ये जो एवर्स वर्ड है इसके बाद हम हमेशा टू लगाते हैं, एवर्स टू, हमेशा याद रखिए एवर्स टू। एवर्स टू हम बोलते हैं हमेशा स्ट्रांगली डिसलाइकिंग या अपोज्ड, और इस अपोज्ड के बाद भी हम टू ही लगाते हैं, अपोज्ड के बाद भी हम टू ही लगाते हैं। Having a strong dislike of or opposition to something, as a former CIA director, he is not averse to secrecy. एबर्स के बाद देखिए यहाँ पर टू लगा हुआ है, हमेशा ध्यान रखिए एबर्स के बाद हम टू लगाते हैं। ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपोज टू, अगेंस्ट, एंटीपैथेटिक टू, हॉस्टाइल टू, इल डिस्पोज टू, ये हैं इसके सिनोनिम्स। ये आप पूरा इसको रोक कर वीडियो ट्यूटोरियल को आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, सारे सिनोनिम्स, सारे एंटोनिम्स, एग्जाम्पल सेंटेंसेज और वर्ड का डिफरेंस, जो कंफ्यूजिंग वर्ड है उनके डिफरेंस मैंने इसमें बताए हैं। तो पूरा वीडियो ये आखिरी तक ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को कई बार देखिए, तब आपको ये सारे वर्ड्स एकदम से क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एडवाइस और एडवाइस। इसमें सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सा डिफरेंस ये है कि ये सी जो है ये नाउन फॉर्म है और एस जो है ये वर्ब फॉर्म है। ठीक है, तो जो ईडी या आईएनजी लगेगी वो किस में लगेगी, वो इस फॉर्म में लगेगी, एडवाइजिंग या एडवाइज्ड। ठीक है, इसमें नहीं लगेगी, ये नाउन फॉर्म है, ADVICE नाउन फॉर्म है। देखिए रिकमेंडेशंस अबाउट व्हाट टू डू, इसका मतलब है ही गेव मी ए वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस। देखिए हम एडवाइस में एडवाइस को प्लूरल भी नहीं करते, एडवाइसेस नहीं बोलते हम, पीसेस ऑफ एडवाइस। अगर बहुत सारी एडवाइस आपको बोलना है तो आप बोलेंगे पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं आप, पीस ऑफ गुड एडवाइस। तो एडवाइस में हम एस नहीं लगाते। और ये है आपका वर्ब फॉर्म, ही एडवाइजेज अस ऑन टैक्स मैटर। देखिए वह हमें टैक्स मैटर पर एडवाइस देता है, तो यहाँ पर वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो वर्ब फॉर्म के लिए मैं क्या लगाऊंगा, देखिए यहाँ पर एस लगाया हुआ है, ADVICES, और इसमें है ADVICE, इसमें सी है और इसमें एस है। ये इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, ही एडवाइजेज अस ऑन टैक्स मैटर। ठीक है, तो क्या गलत है इसमें, ये वाला जो वर्ड है ये गलत है, इसमें क्या होगा, इसमें सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह आएगा एस। और ही गेव मी ए वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस, इसमें एस की जगह क्या आएगा, इसमें एस की जगह आएगा सी, क्योंकि ये नाउन फॉर्म है। तो इस तरीके से ये बेसिक बहुत सेंटेंस आते हैं इसके, SBI क्लर्क, बैंक PO, SSC में बहुत इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, कंफ्यूजिंग वर्ड नंबर 7 में देखिए फ्लेयर और फ्लेयर। ठीक है, देखिए ये जो फ्लेयर होता है ये एडवर्टाइजमेंट में बहुत यूज होता है, फ्लेयर ऑफ राइटिंग, या इसको फ्लेयर का मतलब होता है एप्टीट्यूड, किसी काम को करने का एक निपुणता या योग्यता या कौशल, उसको बोलते हैं फ्लेयर। आ स्पेशल और इंस्टिक्टिव एप्टीट्यूड, इंस्टिक्टिव मतलब नेचुरल, जिसके अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेयर। एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग वेल, लेकिन वो नेचुरल एबिलिटी के लिए यूज होता है। सी हैड ए फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस, नेचुरल एबिलिटी के लिए फ्लेयर वर्ड यूज होता है। और ये फ्लेयर का मतलब होता है जैसे लपट, जब आग जलती है तो उसमें से जो लपट निकलती है उसको हम बोलते हैं फ्लेयर। बर्न, फ्लैश, ब्लेज, ब्लेजिंग या फ्लेमिंग या फ्लेकर, उसको हम बोलते हैं फ्लेयर। ये यहाँ पर कितने सारे ये देखिए सिनोनिम्स दिए हुए, इनको आप पढ़ सकते हैं आराम से, ब्लेज, फ्लैश, डेजल, डेजल का मतलब चमकना भी होता है, डेजल, वर्स्ट और फ्लेकर। और इस फ्लेयर का मतलब होता है एप्टीट्यूड, FLAIR और FLARE। FLAIR का मतलब होता है एप्टीट्यूड। ठीक है, इस फ्लेयर का एक मतलब होता है स्टाइलिशनेस, स्टाइलिशनेस या ओरिजिनलिटी के लिए इसको यूज करते हैं फ्लेयर, तो इसको भी आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्यू और लेस। देखिए फ्यू का मतलब भी बहुत कम होता है, ना के बराबर, लेस का मतलब भी ना के बराबर होता है, लेकिन फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के साथ यूज, जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए हम लगाएंगे फ्यू, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम लगाएंगे लेस। ठीक है, ये दोनों, अगर मैं फ्यूअर बोलता हूं तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यू, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। और ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल, लेस और लीस्ट, लिटिल, लेस और लीस्ट। इसको हम लेसर भी बोल सकते हैं, लेसर,
लेसर और लेस एक ही बात है, और ये है फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, ठीक है। फॉर काउंटेबल नाउन्स, देखिए ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होती है। फ्यू बिक्स, फ्यू बुक, फ्यू बुक्स, इस तरह से यूज होता है ये। अमाउंटिंग टू और कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल नंबर, ये यहाँ पर सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए आराम से। तो इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि एक काउंटेबल के लिए यूज होता है फ्यू, और लेस जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो इस तरह से इनको हम यूज करते हैं। जैसे रन्स के लिए यूज करेंगे तो फ्यू यूज करेंगे, क्योंकि रन्स को हम गिन सकते हैं। बुक्स के लिए फ्यू यूज करेंगे, पेन्स के लिए फ्यू यूज करेंगे, इस तरह से हम फ्यू यूज करते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा ए फ्यू हम बोलते हैं, फ्यू, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में यूज होता है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और दा फ्यू का मतलब होता है जितना भी है वो सब कुछ। तो ये है इन तीनों में अंतर, फ्यू, ए फ्यू और दा फ्यू। फ्यू का मतलब नेगेटिव सेंस में उसका यूज होता है, और अगर आपको क्वांटिटी दर्शानी है, कहीं पर क्वांटिटी बतानी है, तो हमेशा आप बोलेंगे ए फ्यू या ए लिटिल, कभी भी फ्यू नहीं बोलेंगे। फ्यू नेगेटिव सेंसेस में यूज होता है। तो इसका मैं एक अलग से आपको सेंटेंस जो करेक्शन का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ए फ्यू और दा फ्यू और फ्यू, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है कि फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और ए फ्यू का मतलब है कुछ, और दा फ्यू का मतलब है जितना भी है वो सब कुछ। फ्यू होता है आपका काउंटेबल के लिए जिसको हम गिन सकते हैं, और लेस होता है अनकाउंटेबल के जिसको हम नहीं गिन सकते। ये हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए ऑल्टर, इन दोनों का ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑल्टर है बोलेंगे। इस ऑल्टर का तो मतलब बहुत सिंपल है, ALTER। जैसे हम बोलते हैं मुझे अपना पैंट ऑल्टर करवाना है, ठीक है। ऑल्टर का मतलब है जैसे पैंट आपका ढीला है या कहीं पर वो उसको मॉडिफाई करवाना है, तो इस तरह से कोई उसमें चेंजेस करवाने हैं, तो उस तरह के लिए उसके लिए ऑल्टर यूज होता है। ऑल्टरेशन भी बोलते हैं, जैसे चेंज, मॉडिफाई, एडजस्ट। देखिए एडजस्ट वर्ड भी आएगा इसके लिए। रीवर्क, अमेंड, अमेंड मतलब सुधारना, रिवाइज मतलब उसको फिर से काम करना, उसमें रिवाइज करना, और करेक्ट। तो ये हैं इसके आपके सिनोनिम्स, चेंज, मॉडिफाई, एडजस्ट, रीवर्क, अमेंड, रिवाइज एंड करेक्ट। ऑल्टर, ALTER। आई नीड टू ऑल्टर माई ट्राउजर्स बिकॉज इट इज ए लिटिल लूज इन माई वेस्ट। तो ये है ऑल्टर। और इस ऑल्टर का मतलब होता है ALTER। जैसे एक टेबल होती है जिसके ऊपर मूर्ति रखी रहती है मंदिर वगैरह में, उसको हम बोलते हैं अ सैक्रेड टेबल इन ए चर्च, उसको बोलते हैं ऑल्टर, ठीक है। यहाँ पर ये सारे डेफिनेशन दी हुई है। आ स्ट्रक्चर टिपिकली अ टेबल बिफोर विच द डिवाइन ऑफिसेज आर रिसाइटेड एंड अपॉन विच द यूचैरिस्ट इज सेलिब्रेटेड इन क्रिश्चियन चर्चेज। तो ये यहाँ पर मैंने डेफिनेशन इसकी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिए आराम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिए हैं, एक तो है अपरेज बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे अप्राइज। मतलब दोनों में केवल इसमें RAI ऐसी है और इसमें RI ऐसी है, बस ये आई और एक लेटर का डिफरेंस है इसमें। देखिए अप्रेज, इसको आप अप्रेज को हम बोलते हैं अप्रेज। जैसे अप्रेजल भी होता है साल के आखिरी में, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में, कॉलेज में काम करते हैं, तो साल के आखिरी में आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसका एवेल्यूएशन होता है, उसका असेसमेंट होता है, उसको हम रिव्यू करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अप्रेज, असेसमेंट या रिव्यू या एवेल्यूएशन या एवेल्यूएट, ठीक है। द न्यू सिस्टम वुड मोर करेक्टली अप्रेज द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ अदर टिम्बर एंड इनकरेज मोर अप्रोप्रिएट यूज, ठीक है। तो इस अप्रेज का मतलब होता है एवेल्यूएशन या असेसमेंट, ठीक है। और ये जो है अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना। बहुत ऑफिशियल टर्म है ये, जनरल सेंस में यूज़ नहीं होता, ये ऑफिशियल टर्म्स हैं, कंपनी में यूज़ होता है। टू इन्फॉर्म समवन रिगार्डिंग समथिंग। एक्वेंट का मतलब होता है परिचित कराना, ठीक है। जैसे एक्वेंटेंसेस जो होते हैं उसका मतलब होता है, एक्वेंटेंसेस आपके जो परिचित लोग हैं वो आएंगे एक्वेंटेंसेस में। पास ऑन और इम्पार्ट, इसका मतलब भी यही है। अप्राइज बोलेंगे इसको, अप्राइज ऑफ। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसको याद ऐसे रख सकते हैं आप, अप्रेज, इसमें ए आ रहा है, देखिए तो ए को आप जोड़ सकते हैं सीधा असेसमेंट से, ठीक है। अप्रेज असेसमेंट, अप्रेज असेसमेंट। इसमें ए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है इन्फॉर्म, और आप चाहें तो इसका
इसमें आई आ रहा है तो आई का मतलब हो गया इन्फॉर्म। अब राइज में आई आ रहा है तो आई होगा इन्फॉर्म, और इसमें ए आ रहा है तो ए का हो गया असेसमेंट। तो अप्रेज और अप्राइज। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, अप्राइज के बाद हमेशा हम ऑफ लगाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस करेक्शंस में पूछा जाता है, ठीक है। जब प्रोनाउन आएगा तो हम उसके बाद ऑफ लगाएंगे इसमें। दे कैन अप्राइज यू ऑफ, देखिए ऑफ आया है, दे कैन अप्राइज यू ऑफ, दे कैन अप्राइज यू ऑफ मतलब रिगार्डिंग दिस, मतलब दे कैन इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग रूम अवेलेबिलिटी। तो दे कैन अप्राइज यू ऑफ रूम अवेलेबिलिटी, कोर्ट रेट्स, कॉन्टेक्ट द होटल फॉर यू एंड टेल यू वन मेजर कन्वेंशंस विल बी इन टाउन। तो इस तरह से अप्राइज के बाद आपका क्या लगाएंगे, आप हमेशा ऑफ लगाएंगे। द स्कूल शुड कॉन्टैक्ट यू एंड अप्राइज यू ऑफ द सिचुएशन इमीडिएटली। तो इस तरह से एक सेंटेंस और दिया है, मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस लेने की कोशिश की है ताकि सेंटेंस से ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। और बहुत सारे इसमें वर्ड लिए हैं मैंने, कुछ वर्ड मैं अभी और बताऊंगा आपको। देखिए ये है आपका कॉन्शस। कॉन्शस का मतलब जागरूक होना, जैसे दिमाग के लिए यूज होता है, ये माइंड के साथ यूज होता है। जैसे कॉन्शस माइंड या सबकॉन्शस माइंड, जागृत अवस्था में, ठीक है। अवेयर, माइंडफुल, कॉग्निजेंट और अवेक। देखिए अवेक जागृत या जगा हुआ, तो कॉन्शस का मतलब होता है जागृत या जगा हुआ, ये माइंड के लिए यूज होता है। एंटोनिम होगा इसका अनअवेयर। द कॉन्शस डिसीजन टू चूज लाइफ ओवर होम, ये इसमें एग्जाम्पल दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा। और कॉशस, कॉशस का मतलब होता है केयरफुल, सावधान या वॉचफुल या वेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी, केयरफुल, अलर्ट, गार्डेड और विजिलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विजिलेंट, ठीक है। और जो केयरफुल नहीं है वो कैसा होगा, केयरलेस, और केयरलेस के लिए वर्ड है रेकलेस। और कॉन्सेंस, देखिए इसको हम पढ़ेंगे कॉन्सेंस। कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतरात्मा, हमारा दिल क्या बोल रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंस। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एथिक्स, ये है कॉन्सेंस। तो ये अलग अलग सेंस इसमें यूज होंगे। ये है कॉशस मतलब सावधान रहना, केयरफुल रहना, और ये है कॉन्शस, इसका मतलब ये दिमाग के साथ ज़्यादा यूज होता है, माइंड के साथ। एक होता है कॉन्शस माइंड और एक होता है सबकॉन्शस माइंड। तो इस तरह से ये तीनों वर्ड्स का आपको एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड आप यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और राइज, रेज और अराइज, ठीक है। देखिए राइज का मतलब होता है किसी भी चीज का ऊपर आना, सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं इसका, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राइज का मतलब होता है अपने आप ऊपर आना, और रेज का मतलब होता है आप किसी चीज को ऊपर जब करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेज। मतलब ये एक तरह से पॉजिटिव वर्ब है। देखिए यहां पर दिया है ना, कॉज समथिंग टू इंक्रीज, किसी चीज को ऊपर उठाना, मतलब इसका मतलब है उठना, राइज का ऊपर आना, और रेज का मतलब है ऊपर लाना, मतलब उसको ऊपर उठाना, मतलब इसका मतलब है राइज का उठना और इसका है उठाना, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव वर्ब है रेज, और राइज का मतलब है अपने आप ऊपर आना। जैसे द पॉपुलेशन इज राइजिंग, मतलब वो अपने आप ऊपर आ रही है। और रेज अगर मैं बोलता हूं तो मतलब आप उसको उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर उठाओ, हाथ अपने आप ऊपर नहीं उठाएंगे, आपको उठाना है, रेज योर हैंड्स, ठीक है। और राइज का मतलब कोई भी चीज जब अपने आप ऊपर आती है उसको हम बोलते हैं राइज। एक मतलब और है इसका, जैसे आप सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हैं, उसमें जब आप उठ जाते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं राइज। रेज का मतलब है उठाना, देखिए लिफ्ट, लिफ्ट करना। और एराइज का मतलब है किसी सिचुएशन में से कोई चीज निकल के आना, एराइज मतलब हैपन होना उसका, या टेक प्लेस होना, या क्रॉप अप होना, या इमर्ज। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है इमर्ज, ठीक है। तो देखिए कम टू लाइट, बिकम अपेरेंट, एपियर, किसी चीज का एपियर हो जाना। जैसे हम बोलते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग फ्रॉम दिस, मतलब किसी चीज में से किसी चीज का निकलना एज ए रिजल्ट, तो उसको हम बोलते हैं एराइज। तो ये तीनों वर्ड का मैंने आपको सही सही मतलब बता दिया, राइज, रेज और अराइज। चलिए अब आगे देखते हैं। इट्स और इट्स, इसमें भी कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इट्स जो है वो पजेसिव केस है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, ये पजेसिव केस है। और इट्स जो है जिसमें ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज़ हटाते हैं तब शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम। देखिए इट इज़ में से मैंने
आई हटा दिया, ये वाला आई हटा दिया, तो इसलिए यहाँ पर इट्स मैं बोल रहा हूँ इसको। तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है कि उसमें से कोई चीज़ हटाई जा रही है। तो इट्स, ये अपोस्ट्रोफी एस जो जिसमें लगा हुआ है वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। और ये जो है इट्स, ये पजेसिव केस है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं इसको। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स। यहाँ पर मैं हिज प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया कोई आदमी तो है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर हिज ना बोलते हुए मैं क्या बोलूँगा, इट्स। द बेबी वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉय। बेबीज के लिए जिनका जेंडर हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, उसके लिए हम इट्स लगाते हैं, जहाँ पे इट्स लगाया है मैंने। तो इस तरह से हम इसको इट्स और इसको यूज़ करते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैसे तो सारे ही इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं, एक भी मैंने वर्ड इसमें ऐसा नहीं लिया है जो एग्जाम में नहीं आता है। ये पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने तैयार किया है इसमें। देखिए डिस्क्रीट, जिसमें ये डबल ई लगा हुआ है उसका मतलब होता है केयरफुल, ठीक है। और जिसमें सिंपल ई लगा हुआ है उसका मतलब होता है सेपरेट या डिस्टिंक्ट या आइसोलेटेड या अलग। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग कोई चीज़ दिखाई दे रही है, अलग से डिस्टिंक्टली दिखाई दे रही है, उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट। और जिसमें डबल ई लगा हुआ है उसका मतलब है आपका कॉशस, केयरफुल, जुडिशियस, टैक्टफुल। ये सारे वर्ड मैंने यहाँ पर दिए हुए। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। सर्कमस्पेक्ट, केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट मीन्स केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट मीन्स केयरफुल, कॉशस केयरफुल, वेरी केयरफुल, डिप्लोमेटिक, जुडिशियस, जुडिशियस मतलब जो बुद्धिमत्ता पूर्वक डिसीजन लेता है वो होता है जुडिशियस। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे इसके वो दिए हैं। और ये है आपके एंटोनिम, इडियोटिक, केयरलेस, स्टूपिड, इनडिस्क्रीट, अनमाइंडफुल, ये इसके वो हैं एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो आप इससे ई से याद रखिए, जिसमें डबल ई है उसका मतलब है कि केयरफुल, क्योंकि डबल जो व्यक्ति केयरफुल होगा वही तो डबल ई लगाएगा, नहीं तो वो एक ही लगा के रह जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि डबल ई उसने लगाया है तो इसका मतलब वो केयरफुल है। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, केयरफुल। और सिंपल ई का मतलब है सेपरेट या डिस्टिंक्ट, अलग अलग, अलग अलग। तो एंटोनिम कनेक्टेड, जॉइंट, सिमिलर, ये इसके एंटोनिम्स हैं। डिस्टिंक्ट का अलग अलग क्या हुआ, कनेक्टेड, ठीक है, जॉइंट और सिमिलर, ये इसके हुए आपके एंटोनिम्स। तो देखिए सेंटेंस पढ़िए, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी आइटम, चिल्ड्रन आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ऑटोनमस बीइंग विद डिस्क्रीट राइट्स। मतलब उनके डिस्क्रीट राइट हैं बच्चों के जो राइट्स हैं वो अलग हैं, डिस्क्रीट राइट एंड इंटरेस्ट। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, जिसमें डबल ई लगा हुआ है उसका मतलब है केयरफुल, और जिसमें सिंपल ई लगा हुआ है उसका मतलब है डिस्टिंक्ट या सेपरेट या आइसोलेटेड या अलग अलग, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए ये तो बहुत सिंपल वर्ड है। ये वाला जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है एक, और एक ई वाला कॉम्प्लीमेंट, ये आई वाला जो होता है वो तो कॉम्प्लीमेंट बधाई के लिए यूज होता है, हम किसी को बधाई देते हैं उसमें ये कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। और ये ई वाला है, ये यूज होता है जैसे किसी चीज़ के किसी साथ के किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ मिक्स हो जाना, मैच हो जाना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हार्मोनाइज या गो टुगेदर या मैच हो जाना, मैच याद रखिए आप, किसी चीज़ का किसी के साथ मैच हो जाना। इसलिए इसका एंटोनिम क्या होगा, क्लैश। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। मैन्युफैक्चरर्स हैव ट्विग्ड that baby goods should be designed to complement adult taste, not toddlers to command premium prices। मतलब बच्चों की जो ड्रेस हैं वो ये सोच के हमें बनानी चाहिए कि वो एडल्ट टेस्ट के साथ मैच हो जाएं, ठीक है। जो एडल्ट का, जो बड़े लोगों का जो टेस्ट है उसके साथ वो मैच हो जाएं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मैच, इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा मिसमैच या क्लैश। तो ये वर्ड्स मैंने लिए हैं आपको, आपके लिए, और ये इसमें 15 वर्ड्स मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिए हैं। और इसके बाद अब मैं आपका करवाऊंगा रिवीजन, ठीक है। इन वर्ड्स का आप रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आया कि नहीं इसके थ्रू। देखिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, 3 ऑप्शन दिए हैं, रेजिंग, राइजिंग या राइजिंग। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, ऑप्शन आएगा राइजिंग, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अपने आप बढ़ रही है, इसलिए इसमें आएगा राइजिंग, राइजिंग नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, I asked all the students to raise their hands। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आप जानते ही होंगे, यहाँ पर आएगा raise,
क्योंकि वो उठा रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, उठा रहे हैं, इसलिए यहां पर आएगा रेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट राइजेज रेजेज फ्रॉम दिस डिस्कशन इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड। तो यहां पर किसी चीज से कोई चीज निकल रही है, मतलब डिस्कशन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह से कोई चीज इमर्ज होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं एराइजेस। तो इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या है, एक नाम है किसी चीज का। तो ग्रीन हाउस के साथ हम क्या यूज करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, अब देखिए, अफेक्टिंग अवर एनवायरमेंट। तो यहां पर क्या वर्ड आएगा, यहां पर आएगा अफेक्टिंग, क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म जो लगाते हैं वो हम किस में लगाते हैं, अफेक्टिंग में लगाते हैं। अवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके लिए हम बोलेंगे एडवर्सली, क्योंकि एवर्सली का मतलब होता है किसी चीज को डिसलाइक करना, तो यहां पर ये नहीं आएगा। आई थिंक ही हैज टेकन ए वेरी डिस्क्रीट डिसीजन रिगार्डिंग हिज करियर। तो डिस्क्रीट में हम डबल ई वाले का मतलब क्या होता है, डबल ई वाले का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है। सिंगल ई वाले का क्या मतलब होता है, सिंगल ई वाले का मतलब होता है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का तो सेंस बन ही नहीं रहा है यहां पर, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा रिजेक्ट। अब देखिए, इट इज माई बैट, इट इज माई बैट एंड यू शुड नॉट टेम्पर विथ इट्स हैंडल। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये आएगा, इट इज मैं बोल रहा हूं यहां पर, तो यहां पर ये वाला आएगा, इट इज माई बैट एंड यू शुड नॉट टेम्पर विथ इट्स हैंडल। इसका हैंडल, बैट का हैंडल, पजेसिव केस, वो हैंडल किसका है, वो हैंडल बैट का है। तो पजेशन बता रहे हैं, और पजेशन के लिए कौन सा यूज होता है, पजेशन के लिए ये बिना अपोस्ट्रोफी वाला जो है इट्स यूज होता है। अब देखिए, वी वांट टू अप्राइज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को असेस करना चाहते हैं। तो असेस के लिए कौन सा वर्ड आएगा, जिसमें ये ए लगा हुआ है, ये मैंने अभी बताया था ना। तो इसमें होगा अप्राइज, अप्रेज होगा इसमें। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, तो इसमें ये वाला वर्ड नहीं आएगा, ये वाला वर्ड इसमें नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आई वेंट टू द शॉप एंड आस्क्ड द पर्सन टू, क्या आएगा इसमें, अल्टर, ऑल्टर या ऑल्टर। तो इसमें कौन सा ऑल्टर आएगा, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है जो जिस पर मूर्ति रखी रहती है उसको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यू हैव पुट योर हैंड्स डाउन, प्लीज रेज देम अगेन। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, ये वाला वर्ड आएगा, रेज, राइज नहीं आएगा। तो ये 8 सेंटेंसों के थ्रू मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट कुछ सेंटेंस और देखते हैं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आपको सफलता मिले फर्स्ट अटेम्प्ट में। सचिन स्कोर्ड लेस रन्स और फ्यूअर रन्स। रन्स की बात कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन है, तो क्या लगाएंगे हम, फ्यूअर, लेस नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए, माय कॉन्सेंस से, मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है, तो उसके लिए क्या आएगा, कॉन्सेंस। माय कॉन्सेंस से दैट आई शुड बी कॉशस, आई शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। इस तरह से इनका यूज होगा। सबकॉन्शस, ठीक है, सब कॉन्सेंस नहीं होता, सब कॉन्शस होता है। सब कॉन्शस माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शस वन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें होगा आपका ये वाला, कॉन्शस वन। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टैक्सेस हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। यहां पर आएगा एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। एंड आई एम एवर्स टू इट, टू लगा हुआ है तो टू हम एवर्स के साथ लगाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 13। माई फ्रेंड्स जॉन एंड एडम स्पेंट आवर्स पोरिंग। कौन सा वर्ड आएगा इसमें, ये वाला वर्ड आएगा, पोरिंग। इसका मतलब होता है पढ़ना या पेरूज। पावरिंग का मतलब होता है उड़ेलना। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 3 years एंड नाउ आई वांट अ, और मैं चाहता हूं अब मेरी सैलरी बड़े या सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेज, सैलरी रेज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वांट ए रेज, सॉरी, ही वांट्स ए रेज एंड सम पर्क्स so that
ही कैन रेज हिज स्टैंडर्ड, वह सैलरी रेज चाहता है ताकि वह अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सके। देखिए यहाँ पर रेज मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा, उसका स्टैंडर्ड अपने आप नहीं बढ़ेगा, इसलिए रेज वर्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ रही है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग। अरे यार, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ही वॉन्टेड टू प्रिपेयर ए गुड मेलोडी, ही वॉन्टेड टू प्रिपेयर ए गुड मेलेडी, तो यहां पर क्या आएगा, ही वॉन्टेड टू प्रिपेयर ए गुड मेलोडी बट कुड नॉट प्रिपेयर इट बिकॉज ऑफ स्लाइट मेलेडी। तो आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में जो आएगा वो आएगा मेलेडी, स्लाइट मेलेडी। तो इस तरह से मैंने ये आपको 16 वर्ड का रिवीजन कराया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे वर्ड्स बताए हैं, और इसमें जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा उसमें और भी मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करूंगा। तो आप बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताइए, और यदि आप फर्स्ट टाइम आए इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर हमारे साथ जुड़िए, और यदि आप जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट्स मिलेंगे, जो भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, वो पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस तो मिले ही, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिले किसी भी एग्जाम में, ये हमारा प्रयास रहता है। तो इसलिए इसको भूलिए मत, ध्यान से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और सारे वीडियो देखिए, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।